तो दोस्तों पूरे 3 साल के इंतजार के बाद नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री के आर्ग्यूबली सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड शोज में से एक का सेकंड सीजन आखिरकार हमारी स्क्रीन्स पर आ ही गया। स्क्विड गेम सीजन 2। सीजन 1 के बाद हम सबके दिमाग में एक ही सवाल था, गेहुन ने 45.6 बिलियन वॉन जीतने के बाद सीधा अपनी बेटी के पास जाने के बजाय दोबारा उन डेडली गेम्स में लौटने का डिसीजन क्यों लिया? भाई इतने पैसे जीतने के बाद तो कोई भी नॉर्मल इंसान बोलता बस भाई बहुत हो गया, अब तो लाइफ सेट है। लेकिन गेहुन का प्लान कुछ और ही था और इस सीजन में हमें फाइनली इसका जवाब मिलता है कि उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। साथ ही हम देखते हैं उसका मिशन फ्रंटमैन को ढूंढना और इन खौफनाक गेम्स को हमेशा के लिए खत्म करना। लेकिन गेहुन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जिस इंसान को वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था वो इंसान लिटरली उसकी आंखों के सामने बिल्कुल उसके पास पूरी कहानी के दौरान मौजूद था। जी हाँ दोस्तों, जिस आदमी को गेहुन इतने टाइम से ढूंढ रहा था वो असल में पूरे वक्त उसके बिल्कुल सामने ही था। और सीजन का एंडिंग ऐसा था कि उसने सीजन 3 के लिए एक परफेक्ट सेटअप तैयार कर दिया जो ऑफिशियली इस पूरे शो का फाइनल सीजन होने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक मिड क्रेडिट सीन भी दिया गया जो हमें इस बात का हिंट देता है कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस सीजन के एंडिंग को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं और उन सारे बड़े सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो शायद आपके दिमाग में भी घूम रहे होंगे। यह है स्क्विड गेम सीजन 2 एंडिंग एक्सप्लेन्ड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक वार्निंग, इस वीडियो में हैवी स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक सीजन 2 नहीं देखा है तो पहले सीजन 2 देख लीजिए, वरना बाद में ये मत बोलना कि भाई स्पॉइलर दे दिया। अब चलिए शुरू करते हैं एंडिंग एक्सप्लेन्ड इनसाइड द गेम्स। हमें पहले से ही पता था कि फ्यूचर में सीजन 3 जरूर आने वाला है, क्योंकि क्रिएटर ने समर के दौरान कंफर्म कर दिया था कि सीरीज का 3rd इंस्टॉलमेंट ही इसका फाइनल सीजन होगा। इसलिए सीजन 2 की स्टोरी का एपिसोड 7 में पूरी तरह से रिजॉल्व होना वैसे भी पॉसिबल नहीं था। ये कहानी एक ही सीजन में खत्म होने के लिए बनी ही नहीं थी, इसे मल्टीपल सीजन्स में स्प्रेड किया गया था। और शायद इसी वजह से सीजन 2 का एंडिंग काफी अचानक और अब्रप्ट फील हुआ, स्पेशली जब यंग बी को फ्रंटमैन के हाथों मार दिया गया। लेकिन ये सिर्फ एक रैंडम डेथ नहीं थी, ये असल में गेहुन के लिए एक पनिशमेंट थी। गेहुन ने जो अपराइजिंग ऑर्गेनाइज की थी और मैनेजमेंट एरिया में घुसकर फ्रंटमैन को ढूंढने की कोशिश की थी, उसकी सजा यंग बी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। फ्रंटमैन चाहता था कि गेहुन के कॉन्शियंस पर एक और डेथ का बोझ आ जाए, ताकि उसे ये एहसास हो कि उसके डिसीजंस की वजह से एक और इंसान की जान चली गई। और यही गिल्ट गेहुन को पूरे सीजन में अंदर ही अंदर तोड़ता रहा। सीजन के पहले पार्ट्स में भी हम देख चुके थे कि दूसरों की डेथ्स का गिल्ट उसके ऊपर कितना गहरा असर डाल रहा था। उसके नाइटमेयर्स तक आने लगे थे। उसे बार बार ये डर सताता था कि कहीं उसके डिसीजंस की वजह से वो और लोगों को उनकी मौत की तरफ तो नहीं ले जा रहा। और यही सीजन 2 का एक बहुत बड़ा थीम भी था। गेहुन सिर्फ फ्रंटमैन को ढूंढना नहीं चाहता था, वो उसे मारना चाहता था। लेकिन उसका टारगेट सिर्फ फ्रंटमैन तक लिमिटेड नहीं था, वो उन सब लोगों को खत्म करना चाहता था जो इन खौफनाक गेम्स को चलाने और फैसिलिटेट करने में इन्वॉल्व थे। गेहुन चाहता था कि जिन लोगों को सोसाइटी ने डिस्पोजेबल समझ लिया था, जो कर्ज में डूबे हुए थे या जिन्हें लगता था कि सोसाइटी के लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उन्हें इस तरह ट्रीट करना बंद किया जाए। सिर्फ अमीर और पावरफुल लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को मारा जाना। गेहुन इस पूरे सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। और इसी बीच फ्रंटमैन खुद गेम्स के अंदर आता है। वो अपने आप को एक कंटेस्टेंट के रूप में पोजीशन करता है और खुद को नंबर 001 देता है, जो क्लियरली सीजन 1 के इल्नाम की तरफ एक कॉल बैक था, क्योंकि इल्नाम भी नंबर 001 था और वही असल में इन गेम्स का क्रिएटर निकला था। लेकिन फ्रंटमैन ने ये सब सिर्फ गेम्स एंजॉय करने के लिए नहीं किया, उसका एक और मोटिव था। वो गेहुन के साथ रहना चाहता था, उसके बिल्कुल पास, लेकिन गेहुन को बिना पता चले। एक तरह से वो गेहुन को टॉन्ट भी कर रहा था। सोचो, जिस आदमी को गेहुन पूरे टाइम ढूंढ रहा था वही आदमी उसके साथ कंटेस्टेंट बनकर घूम रहा था। लेकिन फ्रंटमैन सिर्फ उसकी आइडेंटिटी छुपाकर उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था, वो गेहुन को मॉरली टेस्ट भी कर रहा था। और उनके साथ बिताए गए वक्त में उसने कई बार गेहुन को ऐसे सिचुएशंस में डाला जहां उसके प्रिंसिपल्स की असली परीक्षा होने वाली थी। जैसे एक मोमेंट पर गेहुन अपने बड़े प्लान और अपराइजिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ एक्स वोट वाले कंटेस्टेंट्स को मरने देने के लिए तैयार हो गया था। गेहुन का मानना था कि कुछ लोगों की जान सैक्रिफाइस करके बड़े मिशन को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, ताकि वो अपराइजिंग लॉन्च कर सकें और मैनेजमेंट एरिया तक पहुंच सकें। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था। गेहुन की पूरी फिलॉसफी तो ये थी कि किसी भी इंसान को डिस्पोजेबल नहीं समझना चाहिए, किसी की जान को बेकार या कम इंपॉर्टेंट नहीं माना जा सकता। लेकिन आयरनी देखिए, जिन लोगों के साथ गेहुन खुद एक ही साइड पर खड़ा था, अब वही लोग उसके लिए एक तरह से डिस्पोजेबल बन रहे थे और फ्रंटमैन यही चीज नोटिस कर रहा था। इसी वजह से जब गेहुन ने कहा कि जो बैटल चल रही है वो शायद कभी सच में सक्सेसफुल होने वाली ही नहीं थी और आखिर में फ्रंटमैन जरूर साइड्स स्विच करेगा, तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्मर्क आ गई, क्योंकि शायद उसे पहले से ही पता था कि गेहुन को अभी एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। गेहुन को सपोर्ट करने वाले लोग मैनेजमेंट एरिया तक पहुंचने की फाइट में बुरी तरह से कम हो गए और कई एक्स वोट वाले कंटेस्टेंट्स मारे गए। इसका सीधा मतलब यह है कि जब शो सीजन 3 के साथ वापस आएगा और अगले दिन सुबह दोबारा वोटिंग होगी, तब ओ वोट वाले कंटेस्टेंट्स के पास मेजॉरिटी होगी और मेजॉरिटी का मतलब गेम्स कंटिन्यू होंगे। यानी अभी भी ये नाइटमेयर खत्म नहीं हुआ, बल्कि प्राइज मनी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है।
और इसी वजह से मुझे लगता है कि इन्हो यानी फ्रंटमैन ने गीहुन को अपराइजिंग शुरू करने का मौका जानबूझ कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट भी गीहुन जैसा ही था। बड़े पर्पस के लिए कुछ लोगों को सैक्रिफाइस कर दो, और बिल्कुल यही चीज हम सोल्जर्स के साथ भी होते हुए देखते हैं। उन्हें भी एक बड़े प्लान के लिए सैक्रिफाइस किया गया। लेकिन फिनाले के लास्ट मोमेंट्स में एक चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। जब फ्रंटमैन ने जुंगबे को मारा तो उसने एक सेकंड के लिए भी हेजिटेशन नहीं दिखाई, और यही चीज सबसे ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि इन्हो जो यंग इल बनकर गेम्स में घुसा था उसने जुंगबे के साथ काफी वक्त बिताया था। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज भी लगने लगे थे, इसलिए उसकी डेथ देखकर एकदम शॉक लगता है। लेकिन शायद यही सीन हमें इन्हो की असली पर्सनैलिटी लिखा देता है कि वो अंदर से कितना कोल्ड और रूथलेस इंसान है। यंग इल बनकर उसने जो भी फ्रेंडशिप दिखाई, जो भी इमोशंस दिखाए, शायद वो सब एक बहुत बड़ा एक्ट था। और अगर ध्यान से देखा जाए तो इस सीजन में गीहुन और इन्हो के एक्शंस कई जगह एक दूसरे को मिरर करते हैं, स्पेशली फिनाले के दौरान। दोनों अपने अपने मिशन के लिए लोगों को लीड कर रहे थे, दोनों एक बड़े गोल के लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार थे। बस डिफरेंस इतना था, दोनों एक ही वॉर के ऑपोजिट साइड्स पर खड़े थे। और जब बात इन्हो की आती है तो हम उसे अपने कैरेक्टर के पास्ट के बारे में एक बैक स्टोरी बताते हुए भी सुनते हैं। इन्होंने एक स्टोरी बनाई थी कि उसकी वाइफ बहुत बीमार है और वो धीरे धीरे मर रही है। उसने ये भी कहा कि वो गेम्स में इसीलिए आया है ताकि प्राइज मनी जीतकर अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट करा सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, हमें पता है कि रियलिटी में इन्हो की वाइफ सच में मर चुकी थी, क्योंकि जुनहो उसकी ग्रेव पर भी गया था। और इसी वजह से मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, क्या जब इन्हो की वाइफ रियल लाइफ में मरी तब क्या वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी? क्या वो प्रेग्नेंट थी? अगर ऐसा था तो शायद इसी ट्रेजेडी ने इन्हो को वो इंसान बना दिया जो आज वो है। उसने अपनी लाइफ में वो सब कुछ खो दिया जो उसके लिए सच में इंपॉर्टेंट था। और हो सकता है कि उसके अंदर का ब्लेम, उसका गुस्सा और उसकी फ्रस्ट्रेशन वो इन डेडली गेम्स के थ्रू बाहर निकाल रहा हो। हमें यह भी पता है कि इन्हो खुद कभी इन गेम्स का पार्टिसिपेंट रह चुका है, और वो था 2015 में। तो सवाल ये उठता है, जब इन्हो खुद 2015 में स्क्विड गेम का पार्टिसिपेंट था, क्या उस वक्त भी उसकी मोटिवेशन यही थी? क्या वो अपनी वाइफ और उसके ट्रीटमेंट के लिए गेम्स में आया था? और क्या सीजन 2 में यंग हिल बनकर वो अपनी लाइफ की उसी पुरानी ट्रेजेडी और ओरिजिनल मोटिवेशन को दोबारा फील कर रहा था? एक और पॉसिबिलिटी ये भी है, क्या उसकी वाइफ की डेथ उस वक्त हो गई थी जब इन्हो खुद गेम्स के अंदर था? अगर ऐसा हुआ होगा तो इमेजिन कीजिए, गेम्स जीतकर मिलने वाली सारी मनी उसके लिए एकदम मीनिंगलेस हो गई होगी, क्योंकि जिस इंसान को बचाने के लिए वो इतना सब कर रहा था वो तब तक इस दुनिया में ही नहीं रही। मुझे लगता है कि शो के नेक्स्ट सीजन में हमें इन्हो की बैक स्टोरी के बारे में और भी ज्यादा जानने को मिलेगा, और ऑनेस्टली ये स्टोरी का एक ऐसा पार्ट है जिसके बारे में मैं पर्सनली बहुत इंटरेस्टेड हूं। लेकिन गीहुन और इन्हो के अलावा एपिसोड के एंडिंग पर एक्स टीम के कई दूसरे मेंबर्स की फेट भी सवालों के घेरे में थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए दैहो। जब डाइहो वेपन्स के लिए एक्स्ट्रा राउंड्स लेने गया तब वो गन शॉट्स की डायरेक्शन में एक कदम भी नहीं बढ़ा पाया, उसके पैर जैसे वहीं जम गए थे। और मुझे लगता है कि इसका रीजन उसका कोई पुराना पीटीएसडी हो सकता है। शायद मरीन रहने के दौरान जो कुछ भी उसने एक्सपीरियंस किया उसकी वजह से गन फायर सुनते ही वो कंप्लीटली फ्रीज हो गया। दूसरी तरफ हमने जुनही और म्यूंगी को भी देखा, जो आखिरकार एक दूसरे के साथ थोड़ा नॉर्मल हो गए थे। दोनों के बीच फिर से केयर का एक छोटा सा कनेक्शन नजर आ रहा था, और शायद ये हिंट था कि अगर दोनों किसी तरह गेम्स से जिंदा बाहर निकल जाते हैं तो जुनही के पेट में पल रहे उनके बच्चे के साथ उनके पास एक बार फिर से साथ रहने का चांस हो सकता है। फिर बात आती है ह्यूंजू की। वो सोल्जर्स के रूम में घुसते ही उन पर फायरिंग करके मरने तक के लिए तैयार थी, लेकिन ग्युमजा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। और इसका मतलब ये है कि ह्यूंजू अभी भी जिंदा है और वो नेक्स्ट सीजन में भी नजर आएगी, और इसी के साथ वो नेक्स्ट सीजन में भी जिंदा रहने वाली है। अब बात करते हैं नंबर 11 एक्सप्लेन्ड। नंबर 11 इस सीजन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थी। हमें पता चलता है कि वो नॉर्थ कोरिया छोड़कर साउथ कोरिया आई थी, लेकिन जब वो वहां से निकली तब उसे अपनी बेटी को पीछे छोड़ना पड़ा था, और अपनी बेटी से दूर होने का दर्द उसके अंदर हमेशा बना रहा। इसी वजह से वो गेम्स में एक सोल्जर बनी, ताकि वो पैसे कमा सके और किसी ऐसे इंसान को हायर कर सके जो उसकी बेटी को ढूंढकर उसे साउथ कोरिया ले आए। लेकिन उसकी बेटी को ढूंढना इतना आसान नहीं था, वो कहीं मिल ही नहीं रही थी, और शायद इसी वजह से नंबर 11 का कंटेस्टेंट 246 के साथ एक डीप कनेक्शन बन गया, क्योंकि वो उसे गेम्स के बाहर भी देख चुकी थी। वो इंसान जो उसकी एक बेटी थी जिसका नाम नायोन था, और वो बहुत ज्यादा बीमार थी। उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, और क्योंकि उसका फादर खुद इन डेडली गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा था तो ऑब्वियसली यही समझ आता है कि वो अपनी बेटी के ट्रीटमेंट का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता था। नोएल खुद एक सोल्जर थी और एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट्स को मारना उसकी ड्यूटी का हिस्सा था। लेकिन एक चीज थी जिसका वो बिल्कुल भी हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, वो था गेम्स के अंदर चल रहा ब्लैक मार्केट ऑर्गन एक्सट्रैक्शन और सेलिंग। हमने देखा था कि कुछ कंटेस्टेंट्स को जानबूझकर जिंदा छोड़ दिया जाता था ताकि बाद में उनके ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स निकाले जा सके और उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचा जा सके। ये सब नोएल को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो इस घिनौने काम के अगेंस्ट थी, और अगर नोएल देखती कि किसी कंटेस्टेंट को जानबूझकर जिंदा छोड़ा गया है तो वो खुद उसे मार देती, ताकि ऑर्गन ट्रैफिकिंग करने वाले लोग उसके बॉडी पार्ट्स ना निकाल सकें। और इसी वजह से वो कई बार ऑफिसर के साथ ट्रबल में भी फंस चुकी थी।
लेकिन नोएल का कंटेस्टेंट 246 और उसकी बेटी के साथ कनेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल बन जाता है। इसी वजह से गेम्स के दौरान वो 246 पर नजर रखती थी, लेकिन फिनाले के क्लोजिंग मोमेंट्स में हम देखते हैं कि 246 सरेंडर कर देता है और उसी वक्त उसे गोली मार दी जाती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस इंसान ने उसे शूट किया उसने ट्रायंगल मास्क पहना हुआ था, बिल्कुल वही शेप जो नोएल के मास्क पर भी होती है। तो सवाल ये उठता है, क्या 246 को शूट करने वाली खुद नोएल थी? क्योंकि नोएल के अंदर एक सॉफ्ट साइड भी है और सीजन के बिगिनिंग में हमने देखा था कि उसने वो रेड हैट भी वापस कर दिया था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो नायोन को उसके फादर से हमेशा के लिए अलग कर देगी। अब चलिए बात करते हैं एंडिंग एक्सप्लेन्ड आउटसाइड द आइलैंड। जूनहो डेस्परेटली उस आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था जहां सीजन 1 में उसके अपने भाई यानी फ्रंटमैन ने उसे गोली मारी थी। उस आइलैंड को ढूंढने के लिए हमने उसे एक कैप्टन के साथ काम करते हुए देखा। दोनों पिछले कुछ सालों से बार बार समुद्र में जाकर उस मिस्टीरियस आइलैंड को ढूंढ रहे थे। शुरू में हमें लगता था कि कैप्टन एक अच्छा इंसान है और वो जेन्युइनली उतना ही इनोसेंट और क्लूलेस है जितना वो खुद दिखाता था, लेकिन आखिर में पता चला कि रियलिटी कुछ और ही थी। लेकिन जैसे जैसे फिनाले आगे बढ़ता है हमें पता चलता है कि कैप्टन बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा वो दिखने की कोशिश कर रहा था। फाइनल एपिसोड में हम देखते हैं कि कैप्टन उस ड्रोन के साथ छेड़छाड़ कर रहा था जिसे टीम आइलैंड के ऊपर उड़ाकर उसकी लोकेशन ढूंढने के लिए यूज कर रही थी, और ये सब वो रात के अंधेरे में चुपके चुपके कर रहा था। लेकिन एक इंसान ने उसे देख लिया और पकड़े जाने के बाद कैप्टन ने बिना किसी हेजिटेशन के उस आदमी को मार दिया, फिर उसकी बॉडी को समुद्र में फेंक दिया। और यहीं से बिल्कुल क्लियर हो गया कि कैप्टन का भी इन डेडली गेम से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। हमें यह भी याद रखना होगा कि सीजन 1 में जब जूनहो समुद्र में खो गया था तब उसे ढूंढने वाला भी यही कैप्टन था। मतलब जूनहो और कैप्टन का मिलना शायद कभी भी एक रैंडम कोइंसिडेंस नहीं था। कैप्टन को पता था कि जूनहो एक ना एक दिन उसके सामने जरूर आएगा। अगर कैप्टन सच में इन गेम्स के साथ इन्वॉल्व था तो मुझे लगता है कि वो ड्रोन के साथ छेड़छाड़ इसी वजह से कर रहा था। शायद जूनहो और उसकी टीम सच के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। हो सकता है उन्हें आइलैंड तक जाने का या फिर उस जगह का कोई दूसरा एंट्रेंस मिलने वाला था जहां ये डेडली गेम्स चल रहे हैं, और ड्रोन उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल था। उसकी मदद से वो सेफली आइलैंड को सर्च कर सकते थे बिना खुद किसी डेंजरस सिचुएशन में फंसे। लेकिन अगर ड्रोन काम करना बंद कर देता तो उन्हें मजबूरन बोट से उतरना पड़ता, और इसका मतलब होता उनमें से और भी लोगों की जान जाने का रिस्क। इसलिए मुझे लगता है कि कैप्टन आगे भी जूनहो को रोकने की पूरी कोशिश करेगा ताकि वो उस जगह का कोई दूसरा रास्ता ना ढूंढ सके जो इतने सालों से जूनहो के दिमाग पर एक बोझ बनकर छाई हुई है। और शायद यही रीजन है कि कैप्टन हर पॉसिबल तरीके से जूनहो को उस आइलैंड का सच ढूंढने से रोकने की कोशिश करेगा। अब चलिए बात करते हैं द मिड क्रेडिट सीन एक्सप्लेन्ड। फिनाले के बाद जब क्रेडिट्स रोल हो रहे थे तब हमें एक इंटरेस्टिंग मिड क्रेडिट सीन देखने को मिला। इस सीन में हम 3 कंटेस्टेंट्स को उस फेमस यंग ही डॉल की तरफ जाते हुए देखते हैं और सामने एक बार फिर होने वाला है रेड लाइट ग्रीन लाइट। लेकिन इस बार एक और सरप्राइजिंग चीज थी। यंग ही के साथ हमें एक दूसरी डॉल भी दिखाई गई और इसका नाम है चेलसू। यही वो डॉल है जिसे शो के क्रिएटर ने पहले ही टीज किया था जब उन्होंने अनाउंस किया था कि स्क्विड गेम का एक नया सीजन आने वाला है। और मुझे लगता है ये सीन डायरेक्टली सीजन 3 से रिलेटेड है। शायद इस बार उस फेमस गेम का एक नया वेरिएशन देखने को मिले, वही गेम जो हर सीजन की शुरुआत में कंटेस्टेंट्स की पहली बड़ी बैच को एलिमिनेट कर देता है। अब बात करते हैं मेरी स्क्विड गेम सीजन 2 की रिव्यू की। ऑनेस्टली इतने सालों के बाद स्क्विड गेम को दोबारा अपनी स्क्रीन पर देखना काफी एक्साइटिंग था, लेकिन क्या मुझे सीजन 2 सीजन 1 जितना अच्छा लगा? पर्सनली नहीं। लेकिन इसका रीजन ये नहीं है कि सीजन 2 खराब था। मुझे लगता है कि हमने अभी तक इस पूरी स्टोरी का सिर्फ आधा हिस्सा ही देखा है। ये पूरा सीजन एक ऐसी स्टोरी की तरह फील हुआ जिसे बीच में ही रोक दिया गया हो। और जब हम इसकी प्रोडक्शन को देखते हैं तो टेक्निकली हमें अभी तक फाइनल प्रोडक्ट मिला ही नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजन 2 और सीजन 3 को बैक टू बैक फिल्म किया गया था। मतलब पूरा स्टोरी आर्क ऑलरेडी कंप्लीट है, बस हमें अभी उसका दूसरा हिस्सा देखना बाकी है। पूरा स्टोरी हमें अभी तक दिया नहीं गया है और ऑनेस्टली यही थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी लगता है। लेकिन इस पर्टिकुलर स्टोरी का असली जजमेंट तभी किया जा सकता है जब सीजन 3 भी रिलीज हो जाएगा, तब हमें पूरी पिक्चर सामने दिखेगी। अगर गेम्स की बात करें तो मुझे लगा कि इस सीजन में उनके ऊपर काफी कम फोकस दिया गया और पर्सनली मुझे ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि सीजन 1 को इतना एंटरटेनिंग और मेमोरेबल बनाने में इन डेडली गेम्स का बहुत बड़ा रोल था। मुझे लगता है कि सीजन 3 में हमें काफी सारे नए गेम्स देखने को मिलेंगे, और क्योंकि पूरी स्टोरी को 2 सीजन्स में स्प्रेड कर दिया गया है, शायद इसी वजह से सीजन 2 में गेम्स की कमी इतनी स्ट्रांगली फील हुई। लेकिन एक और चीज जो मुझे नोटिस हुई वो ये थी कि शो ने कुछ ऐसी चीजों को दोबारा मिरर करने की कोशिश की जो सीजन 1 में बहुत अच्छी तरह वर्क कर चुकी थी। सीजन 1 में जो चीजें काम करती थी उनमें से कुछ को इस सीजन में दोबारा यूज किया गया, लेकिन पर्सनली मुझे वो थोड़ा ज्यादा कॉपी पेस्ट जैसा फील हुआ। एग्जाम्पल के लिए, जब सीजन 1 में अब्दुल अली की डेथ हुई थी वो एक बहुत ही पावरफुल और इमोशनल मोमेंट था। उस सीन ने जेन्युइनली दिल पर इंपैक्ट छोड़ा था, और मुझे लगा कि सीजन 2 में यंगमी के एलिमिनेट होने के साथ शो ने कुछ हद तक उसी इमोशन को रिक्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मोमेंट मुझे उतना स्ट्रांगली हिट नहीं कर पाया, क्योंकि यंगमी के साथ ऑडियंस का इमोशनल कनेक्शन उतना डेवलप ही नहीं हुआ था। इसलिए वो सीन उस तरह लैंड नहीं कर सका जैसा शायद शो मेकर्स चाहते थे। डोंट गेट मी रॉन्ग, वो फिर भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट था,
लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगा जैसे सीजन 1 के सक्सेसफुल इमोशनल मोमेंट को एक नए कैरेक्टर के साथ दोबारा रिक्रिएट करने की कोशिश की गई हो। इस सीजन के कैरेक्टर्स में डेफिनेटली काफी अच्छी वैरायटी थी। हर कैरेक्टर अपनी अलग पर्सनालिटी और बैक स्टोरी के साथ आया था, लेकिन पर्सनली मुझे इनमें से ज्यादा कैरेक्टर्स के साथ वैसा इमोशनल कनेक्शन फील नहीं हुआ जैसा सीजन 1 के कैरेक्टर्स के साथ हुआ था। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स मुझे काफी पसंद आए, जैसे जुनही, योंगसेक और उसकी मदर गिमजा, hyunju और जंग बेबी। इन सब के स्टोरी आर्क्स काफी इंटरेस्टिंग थे और इनके बीच के रिलेशनशिप्स मेन स्टोरी के अलावा शो के सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स में से एक थे। इनके इंटरेक्शंस को फॉलो करना जेन्युइनली एंगेजिंग था। लेकिन जब बात जुनहो की स्टोरी की आती है तो मुझे पर्सनली थोड़ा ऐसा लगा जैसे उसकी स्टोरी लाइन इस सीजन में साइड पर चल रही हो। सीजन 3 में जुनहो की स्टोरी को शायद काफी ज्यादा फोकस दिया जाएगा, क्योंकि अब शो अपने फाइनल चैप्टर की तरफ बढ़ रहा है और ऑनेस्टली उसकी स्टोरी लाइन काफी कॉम्प्लेक्स है। आखिरकार इन पूरे डेडली गेम्स के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई खड़ा है, यानी फ्रंटमैन। मुझे लगता है अगर जुनहो इसी सीजन में गेम्स के अंदर पहुंच जाता तो सीजन 3 के लिए बिल्डअप करने के लिए इतना कुछ बचता ही नहीं। अब एक चीज जिसके लिए मैं डेफिनेटली शो की तारीफ करना चाहूंगा वो है इसका म्यूजिक। स्क्विड गेम का साउंड ट्रैक बहुत अच्छे से जानता है कि किसी भी सीन का एनवायरनमेंट और मूड कैसे कैप्चर करना है। एग्जाम्पल के लिए, जब एपिसोड 2 के एंडिंग में वो आइकॉनिक साउंड पहली बार प्ले होना शुरू हुआ और उसी के साथ हमें एक बड़ा ट्विस्ट मिला कि नोएल असल में कंटेस्टेंट नहीं बल्कि एक सोल्जर है, तो वो मोमेंट जेन्युइनली काफी जबरदस्त था। नोएल के सोल्जर होने का वो रिवील मेरे हिसाब से एक बहुत ही ग्रेट मोमेंट था। और सिर्फ वही नहीं, मुझे सीजन 2 के पहले 2 एपिसोड्स भी काफी स्ट्रांग लगे। सच कहूं तो मुझे थोड़ी टेंशन थी कि शो इतने सालों के बाद अपनी स्टोरी को दोबारा कैसे पिकअप करेगा और हमें स्क्विड गेम की इस दुनिया में दोबारा कैसे इंट्रोड्यूस करेगा, लेकिन शो ने ये काम काफी सीमलेसली और क्रिएटिवली किया। रिक्रूटर को ढूंढने वाली पूरी स्टोरी लाइन फॉलो करने में काफी इंटरेस्टिंग थी और पर्सनली ये सीजन 2 के स्टैंड आउट पार्ट्स में से एक थी। और अगर फिनाले की बात करें तो उसमें जो बैटल्स देखने को मिली वो देखने में जेन्युइनली एपिक थी। स्पेशली अंधेरे में एक्स और ओ टीम्स के बीच जो बैटल हुई वो सीन, और सिर्फ एक्स और ओ कंटेस्टेंट्स के बीच वाली फाइट ही नहीं, कंटेस्टेंट्स और सोल्जर्स के बीच जो बैटल हुई वो भी देखने में काफी जबरदस्त थी। अब मैं ऑनेस्टली काफी एक्साइटेड हूं ये देखने के लिए कि जब शो वापस आएगा तो आगे क्या क्या होने वाला है। ओवरऑल ये डेफिनेटली एक अच्छा इंस्टॉलमेंट था और इतने लंबे वेट के बाद मेरे हिसाब से इसका इंतजार करना बिल्कुल वर्थ इट था। लेकिन मुझे लगता है कि इस स्टोरी का असली इंपैक्ट और इसका रियल बल्क हमें सीजन 3 में देखने को मिलेगा, और जब सीजन 3 फाइनली रिलीज होगा तब शायद हमें वही कंप्लीट और सैटिस्फाइंग फीलिंग मिले जो सीजन 1 देखते वक्त मिली थी। तो दोस्तों, यही था स्क्विड गेम सीजन 2 का एंडिंग एक्सप्लेन्ड और मेरा रिव्यू। आपको सीजन 2 कैसा लगा? क्या आपको ये सीजन 1 से बेटर लगा या फिर सीजन 1 अभी भी आपका फेवरेट है? अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और हमेशा की तरह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।